गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। साध्य पीएससी एकेडमी में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इतिहास का एमसीक्यू क्वेश्चन। तो आज का हमारा अधिकतर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति एवं जो विद्रोह हुए थे, जनजाति विद्रोह, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। ठीक है, तो चलिए आपके समक्ष एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं। तो आप क्वेश्चन देख के समझ ही गए होंगे कि ये इतिहास के कौन से पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मॉडर्न इंडिया का है। कहाँ का है? मॉडर्न इंडिया का है और 1857 की क्रांति से संबंधित ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अगर चाहेंगे तो आंसर भी बता सकते हैं। हमारे समक्ष ये दिया गया है ऑप्शंस। पहला क्या है? बैरकपुर है, दूसरा ऑप्शन है मेरठ है, तीसरा है दिल्ली है और चौथा क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप एक बार जरूर कमेंट करके बताएंगे कि हमारा जो आंसर है वो क्या हो सकता है। तो अगर हम मंगल पांडे की बात करें तो जो मंगल पांडे जी हैं वो 34वीं नेटिव इन्फैंट्री बंगाल। अगर हम छावनी की बात करें तो कौन सी छावनी में थे? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी में क्या थे? तैनात थे, एक सैनिक थे, है ना। तो उस दौरान क्या हो रहा था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे, जिसमें बोला जाता था कि गाय या सुअर की चर्बी उसमें मिली हुई थी, जिसको इनको पता चल गया था उसके बारे में, जिससे इनकी धार्मिक जो भावनाएं थी उसको ठेस पहुंच रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मंगल पांडे ने एक अंग्रेज अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी और एक को घायल कर दिया। ठीक है, तो इन्हीं मंगल पांडे के बारे में हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो तो होगा बैरकपुर, लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि इसने किसकी हत्या की थी, है ना। अगर आप सभी को पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसने हत्या की थी लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग की गोली मार की हत्या और सार्जेंट ह्यूरसन घायल हो गए थे। सार्जेंट ह्यूरसन क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। अगर हमसे पूछा जाए ये कब की घटना है, तो कब मंगल पांडे ने इन दोनों अधिकारियों को गोली मारी थी, तो ये घटना है 29 मार्च 1857। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने इनकी क्या कर दी थी? गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद अगर हम इनकी फांसी की बात करें तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगर फाइनली अगर हम 1857 की क्रांति की शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि जो मंगल पांडे हैं वो कौन से विप्लव से जुड़े हुए थे, तो मंगल पांडे बैरकपुर विप्लव से जुड़े हुए थे। हमारा आंसर हो जाएगा बैरकपुर। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आंसर। हमारा आंसर हो जाएगा बैरकपुर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? अब 1857 की क्रांति की शुरुआत हो गई है। कब हुई है? 10 मई 1857 को मेरठ से हो गई है शुरू। ठीक है, अब हमको यहाँ पे इनका प्रतीक पूछ रहा है। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक है वो है कमल एवं रोटी। कमल एवं रोटी है 1857 की क्रांति का प्रतीक। अगर मैं इस दौरान गवर्नर जनरल की बात करूं तो इस दौरान गवर्नर जनरल थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया जाता है। ठीक है, भारत का अगर प्रथम वायसराय पूछेगा, भारत का प्रथम वायसराय
तो कौन है? लॉर्ड कैनिंग ही हैं। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग ही है। और 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो भी कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 1857 की क्रांति के समय इसका प्रतीक क्या था? तो प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। जबकि 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की फाइनली शुरुआत हुई है। उसके बाद दिल्ली को हेडक्वार्टर बनाया गया। किसको हेडक्वार्टर बनाया गया? दिल्ली को हेडक्वार्टर बनाया गया। और यहाँ पे मुगल शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इनको लीडर बनाया जाता है। 1857 की क्रांति का जो लीडर है वो किसको बनाया जाता है? मेन लीडर, ठीक है, बहादुर शाह जफर को बनाया जाता है। लेकिन इनका जो सैन्य नेतृत्व करता है वो करता है बख्त खां, ठीक है। 1857 की क्रांति का दिल्ली से जो सैन्य नेतृत्व करेगा वो करेगा बख्त खां। तो आप सभी बच्चों को ध्यान देना है कि 1857 की क्रांति का जो हमारा प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कमल एवं रोटी, ठीक है। ध्यान दे रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा कमल एवं रोटी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके समक्ष ये रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि कांस्टेबल टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ लॉन्च की गई है ना। जो कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज है, जो भी सीधी पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे बच्चे, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि हमारे टेस्ट सीरीज को दे के अपनी तैयारी का आकलन आराम से कर सकते हैं। तो देर मत कीजिएगा, जरूर हमारे टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिएगा और अपनी तैयारी का आकलन जरूर कीजिएगा। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से किसने विद्रोह किया था? तो बताइए जी, क्या हो सकता है हमारा आंसर? आप सभी बारी बारी से जरूर कमेंट करेंगे कि क्या होगा हमारा आंसर, बता दीजिए। तो बरेली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान ने किया था। खान बहादुर खान मुस्लिम संप्रदाय के धार्मिक नेता थे। कौन थे? धार्मिक नेता थे। तो इसने ही 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। कहां से किया था? बरेली से किया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, खान बहादुर खान। तो आपको इसी तरह सभी नेताओं के नाम को याद करना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में 1857 की क्रांति से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहां से किसने क्या किया है? नेतृत्व किया है। तो आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल में, फतेहपुर से अजीमुल्ला खां ने किया था। अजीमुल्ला ने किया था। तो ध्यान रखेंगे, फतेहपुर से किसने किया था? अजीमुल्ला ने किया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था। और गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया था। गोरखपुर से किसने किया था? गजाधर सिंह ने किया था। गजाधर सिंह। तो याद रखिएगा, गोरखपुर से किया था गजाधर सिंह ने और फतेहपुर से किया था अजीमुल्ला ने। फतेहपुर से किसने किया था? अजीमुल्ला। ध्यान रखना है, याद रखना है, आप लोग को भूलना नहीं है। फतेहपुर अजीमुल्ला, गोरखपुर गजाधर सिंह, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, बरेली से किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। अगर हम गोरखपुर से बात करें तो गजाधर सिंह ने किया था। फतेहपुर से बात करें तो अजीमुल्ला ने किया था। तो इस तरह से आपको याद रखते हुए चलना है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो चलिए, आपको मिलता है टाइम, तो आप बता सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है। देखिए, जो महारानी लक्ष्मीबाई है, इनका समाधि स्थल
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और इसे फूल बाग के नाम से भी जाना जाता है। फूल बाग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ प्रतिवर्ष मेले का आयोजन भी किया जाता है। मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा जी, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई जी का जो समाधि स्थल है वो कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर, और ग्वालियर कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपके समक्ष एक क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? ठीक है, तो हमारा क्या आएगा? जनरल ह्यूरोज। क्या आएगा आंसर? जनरल ह्यूरोज। जनरल ह्यूरोज के साथ रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? ठीक है, 4 जून 1857 को, 4 जून 1857 को दमन किया था। दमन किया किसने किया? जनरल ह्यूरोज ने किया। तो ध्यान दीजिएगा कि महारानी लक्ष्मीबाई और ह्यूरोज के साथ क्या हुई थी? दोनों की लड़ाई हुई थी और इनका दमन किसने किया था? इनका दमन किया था जनरल ह्यूरोज ने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूरोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 5th नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे आपके समक्ष क्वेश्चन है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में, ठीक है, अवध में ही आता था लखनऊ। अवध के अंतर्गत बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। अपना जो छोटा पुत्र था बिरचिस कादिर, बिरचिस कादिर को गद्दी में बिठाया और इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। लेकिन ये जो बेगम हजरत महल है ये अंग्रेजों के हाथ नहीं आती है। ये कहाँ भाग जाती है? नेपाल। नेपाल चले जाती है। बाद में नेपाल के काठमांडू शहर में ही बेगम हजरत महल की मृत्यु होती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर महिला थी। इसने बड़ी ही बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया था। तो ध्यान रखिएगा कि अवध या लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अवध या लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। इस तरह से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो वह महिला बेगम हजरत महल हैं जिन्होंने अवध से या लखनऊ से 1857 की क्रांति का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अब। नेक्स्ट, ठीक है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो आप सभी को आंसर एक बार बता देना है, ठीक है। देखो, जो मौलवी लियाकत अली है मुस्लिम धर्म के धार्मिक नेता हैं। कौन है? धार्मिक नेता हैं मुस्लिम धर्म से। तो इन्होंने ही इलाहाबाद जिसको बोला जाता है आज प्रयागराज, क्या बोला जाता है? प्रयागराज से किसने नेतृत्व किया था? मौलवी लियाकत अली ने प्रयागराज से नेतृत्व किया था, जो कि एक मुस्लिम धर्म के धार्मिक नेता हैं। तो इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो आप सभी को ध्यान देना है, मौलवी लियाकत अली। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था?
तो अवध से हमने किसके बारे में पढ़ा अभी? अवध से किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था गोरखपुर। गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया था? गजाधर सिंह ने किया था। किसने किया? गजाधर सिंह ने किया है। तो साथ ही साथ आपको जितने भी नेताओं का नाम मैं बता रही हूँ, साथ ही साथ आपको याद करते हुए चलना है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मौलवी लियाकत अली हो जाएगा। और आपने ये भी देख लिया है कि बरेली से किसने नेतृत्व किया है? खान बहादुर खान ने किया है। खान बहादुर खान ने किया है बरेली से नेतृत्व, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, मौलवी लियाकत अली। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? देखो, जो तात्या टोपे हैं, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब ने कानपुर से नेतृत्व किया था, लेकिन नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई के गुरु माने जाते हैं तात्या टोपे, है ना। तो ये अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा बहादुर थे, लेकिन तात्या टोपे को उसके मित्र ने ही धोखा दे दिया और गलती से अंग्रेजों को पकड़वा दिया था, ठीक है। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम तात्या टोपे के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके साथ उसके मित्र ने धोखा दिया था। इनका जन्म नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। इनका जो जन्म है तात्या टोपे का, कहाँ हुआ था? 1814 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। नासिक महाराष्ट्र में हुआ था। देखो, ये रानी लक्ष्मीबाई एवं नाना साहब दोनों के साथ मिलकर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर हम इसके मूल नाम की बात करें, मूल नाम ये कई बार से पूछा गया है, रामचंद्र पांडुरंग। इनका मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। किसका मूल नाम? तो तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे हो जाएगा, ठीक है। इनका मूल नाम याद रखिएगा, रामचंद्र पांडुरंग। किसका मूल नाम है? ये तात्या टोपे का मूल नाम है। जन्म हुआ था नासिक महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1814 में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो ऑप्शन आपके पास दिया गया, कुंवर सिंह हैं, चंद्रशेखर हैं, तीरथ सिंह हैं और हैं राम सिंह। तो आंसर एक बार जरूर बताइएगा आप। तो देखते हैं अभी तक हमने किसके किसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो रिकॉल करते हुए भी चलना है हमको। तो मैंने बताया सबसे पहला बरेली, बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको याद रहे। बरेली से नेतृत्व किया है खान बहादुर खान। खान बहादुर खान। उसके बाद हमने देखा अवध या लखनऊ। अवध या लखनऊ, यहाँ से किया है बेगम हजरत महल। उसके बाद अगर हम देखें झांसी, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। गोरखपुर से किसने नेतृत्व किया है? गोरखपुर से किया है गजाधर सिंह। गोरखपुर से किया है गजाधर सिंह। गजाधर सिंह। उसके बाद हमने देखा अभी तात्या टोपे। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एवं नाना साहब। नाना साहब दोनों के साथ थे, और दोनों के साइड से इन्होंने 1857 की क्रांति का कमान संभाला था।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। कहाँ से किया है पूछ रहा है, जगदीशपुर। तो जगदीशपुर कहाँ आता है? बिहार के अंतर्गत आता है ना। और बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? तो कुंवर सिंह ने किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जगदीशपुर। तो जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है कुंवर सिंह ने। तो इस तरह से आपको सभी जो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने भिन्न भिन्न स्थानों से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया है, तो सभी नामों को याद रखते हुए चलना है। कहीं ना कहीं ये सही जोड़ी मिलाओ में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अलग अलग स्थान पे 1 2 3 4 में आपको रख के दे दिया जाएगा और आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप याद रखते हैं सारे फैक्ट को तो आराम से आप एग्जाम में इन सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो अजमेर, जयपुर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो अजमेर, जयपुर, नीमच और आहुआ ऐसा दिया गया है आपके पास ऑप्शन। हमको सही आंसर बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं था? तो आपको आंसर बताना है, क्या हो सकता है? तो आंसर होगा हमारा जयपुर। जयपुर का जो संबंध है वो 1857 की क्रांति से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? तो तारानाथ बंदोपाध्याय, उसके बाद दिया गया है तारानाथ घोष, दीनबंधु मित्र है ये, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चलिए एक बार बता दीजिए कि क्या हो सकता है हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। तो नील दर्पण के जो रचनाकार हैं वो कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। दीनबंधु मित्र ये क्या है? बांग्ला नाटककार हैं, बांग्ला भाषा के नाटककार हैं। इनके द्वारा ही दीनबंधु मित्र की रचना की गई थी। ठीक है, तो आपको अब ये बताना है कि इसमें क्या जिक्र किया गया था, दीनबंधु मित्र में क्या लिखा गया था। तो इसमें नील किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखा गया था, है ना। दीनबंधु मित्र ने जो नील दर्पण की किताब लिखी है या नील दर्पण नाटक लिखी है, उसमें नील किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया था। नील किसानों की दुर्दशा के बारे में बताया गया था। दुर्दशा के बारे में बताया गया था कि किस तरह से अंग्रेज किसानों से नील की खेती करवाते थे, कितना अत्याचार करते थे। तो उन्हीं अत्याचारों के बारे में नील दर्पण नामक किताब में दीनबंधु मित्र ने इसके बारे में जिक्र किया है। ठीक है, तो नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो बांग्ला भाषा के नाटककार कौन है? दीनबंधु मित्र हैं, है ना। उनके द्वारा ही नील दर्पण नामक नाटक लिखी गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा दीनबंधु मित्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। चुआर विद्रोह पर, रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर, विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर। तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस भी दिखाई दे रहे हैं। अब आपको सही आंसर एक बार बताना ही है। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। आनंद मठ का जो कथानक है वो किस पर आधारित है? चुआर विद्रोह पर है, या रंगपुर तथा दिनाजपुर के विद्रोह पर है, या विष्णुपुर तथा वीरभूमि में हुए विद्रोह पर है, या सन्यासी विद्रोह पर है। तो क्या हो सकता है आंसर? एक बार जरूर बता दीजिएगा। तो जो आनंद मठ है ना, इसमें किसका जिक्र किया गया है? सन्यासी विद्रोह। किसका जिक्र किया गया है?
सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह एवं बंगाल में हुए अकाल, अकाल के बारे में जिक्र किया गया है। किस तरह से उस दौरान बंगाल में अकाल हुआ था और सन्यासियों के साथ जो अत्याचार किया गया था, तो सन्यासियों के द्वारा जो विद्रोह किया गया था, तो उस सन्यासी विद्रोह एवं बंगाल में हुए जो अकाल है उसके बारे में हमको देखने को मिलता है आनंद मठ में। तो यहाँ पे हमको सिर्फ पूछा गया है कि आनंद मठ का जो कथानक क्या है, तो हो जाएगा सन्यासी विद्रोह। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो अब बताओ, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका जो आंदोलन है उसको किसने संगठित किया था? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था। कूका आंदोलन, कुकी नहीं, कुकी एक जनजाति है जो कि मणिपुर में निवास करती है, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है कूका आंदोलन। तो कूका और कुकी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बोला जा रहा है कूका, कूका आंदोलन। कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था, लेकिन कुकी एक जनजाति है। कई लोग कुकी और कूका में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमको यहाँ पे सिर्फ पूछा जा रहा है कूका आंदोलन कहाँ हुआ था और इसको किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। ठीक है, सिख धर्म के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए, है ना, सिख धर्म के ज्ञान की बातों को यहाँ पे फैलाने के लिए गुरु राम सिंह ने इस आंदोलन की शुरुआत किया था। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है रामदास, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह। तो ये सिख धर्म के 10 धर्म गुरु हैं, जिनका ट्रिक मैं आप लोग को बता देती हूँ कि सिख धर्म के कौन कौन से धर्म गुरु थे। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। कौन सा ट्रिक है? सिख धर्म के धर्म गुरुओं को याद करने के लिए आप आसानी से इस ट्रिक के जरिए सिख धर्म के 10 गुरुओं को आप याद रख सकते हैं। तो इसके लिए इस तरह से आपको लिखना है नारा। सबसे पहले लिख लेना है नारा, उसके बाद लिखना है आपको ट्रिपल एच, उसके बाद लिखना है आपको TG। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सिख धर्म के 10 गुरु को आराम से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे N से गुरु नानक। सबसे पहले क्या लिखेंगे? N से गुरु नानक। A से लिखेंगे गुरु अंगद। क्या लिखेंगे? गुरु अंगद। उसके बाद हमारा तीसरा है अर्जुन देव। यहाँ पे आप लिखेंगे रामदास। 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, अर्जुन देव। उसके बाद लिखेंगे हर राय। उसके बाद लिखेंगे हर गोविंद। उसके बाद लिखेंगे हर किशन। हर किशन के बाद आप लिखेंगे तेग बहादुर। उसके बाद लास्ट हमारे हैं गुरु गोविंद, गुरु गोविंद। तो इस सिख धर्म के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है। और तेग बहादुर है 9वें गुरु, 9वें गुरु। और इसी 9वें गुरु की हत्या है वो किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवा दिया था। औरंगजेब ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। अगर हम यहाँ पे देखें अर्जुन देव हैं सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु। और अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने। किसने करवाई थी? जहांगीर ने करवाई थी। आपको ध्यान रखना है कि सिख धर्म के जो 10 गुरु हैं उसको हम लोग इस तरह से याद रख सकते हैं नारा HHTG के जरिए। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया है? तो कूका आंदोलन को संगठित किया है गुरु राम सिंह ने। ठीक है, रामदास नहीं, गुरु राम सिंह, है ना। तो ध्यान जरूर रखिएगा। 9वें गुरु हैं कौन? तेग बहादुर, जिसकी हत्या करवाई थी
औरंगजेब ने। लेकिन हमको यहाँ पे पूछा जा रहा है पांचवें गुरु हैं अर्जुन देव, और अर्जुन देव की हत्या करवाई थी जहांगीर ने, क्योंकि जहांगीर के पुत्र खुसरो को किसने आशीर्वाद दिया था? अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया था। तो ये है हमारा स्पेशल ट्रिक, नारा HHTG। क्या है? नारा HHTG। और इसी ट्रिक के माध्यम से आप सिख धर्म के 10 गुरु को याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, न्यायमूर्ति रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, वासुदेव बलवंत फड़के, ज्योतिबा फुले। तो आंसर एक बार जरूर बता देंगे, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? बताइए क्या हो सकता है आंसर? क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के। क्या हो जाएगा आंसर? वासुदेव बलवंत फड़के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह का डेट पूछा जा रहा है, तो आपको बताना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑप्शन तो दिया गया है, लेकिन संथाल विद्रोह हुआ था 30 जून 1855 ईस्वी में। 30 जून 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू एवं कान्हू इनके क्या थे? नेतृत्व करता थे। सिद्धू एवं कान्हू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, और 30 जून 1855 को, ठीक है, कहाँ हुआ था? बंगाल एवं झारखंड क्षेत्रों में संथाल विद्रोह हुआ था, क्योंकि अधिकतर जो जनजाति है संथाल जनजाति, ये झारखंड, बंगाल, बिहार वाले क्षेत्रों में ही निवास करती है। लेकिन जो हमारा विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी हैं, वो भी संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। और आप सभी को पता होगा कि पार्श्वनाथ को झारखंड के सम्मेद पर्वत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है, और सम्मेद पर्वत शिखर है वो पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है, और पारसनाथ पहाड़ी के आसपास भी झारखंड में बहुत सारी संथाल जनजाति निवास करती है। तो हमको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कुछ भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, कोई भी मैच नहीं हो रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं तो दिखाई दे ही रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, लाहौर में हुआ था, अमृतसर में हुआ था, या पुणे में हुआ था? तो आंसर बता देंगे कहाँ हुआ था वहाबी आंदोलन। तो वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ था देख लेते हैं। 1820 में हुआ था वहाबी आंदोलन। कहाँ हुआ था? 1820 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, 1820 में पटना बिहार में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? नेतृत्वकर्ता सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। देखो, इसका मूल उद्देश्य क्या था? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इस्लाम धर्म की या मुस्लिम धर्म की जो भावनाओं का प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम धर्म के ज्ञान को प्रचार प्रसार करना। कैसे प्रचार प्रसार करना? मतलब यहाँ पे वहाबी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को लग गया था कि कहीं न कहीं जो मुस्लिम धर्म है वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आके दूषित हो गया है। ठीक है, इनको ऐसा लगता था कि जो मुस्लिम धर्म है वो पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर धूमिल हो गया है, तो उसको, उसकी पुनर्स्थापना या उस जो ज्ञान है मुस्लिम धर्म के एक्चुअल जो ज्ञान है उसको मुस्लिम धर्म के लोगों तक फैलाना और पाश्चात्य संस्कृति के जड़ को खत्म करने के लिए ही यहाँ पर बिहार पटना वाले क्षेत्र में वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, वहाबी आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता हैं वो कौन थे?
सैयद अहमद बरेलवी थे। इन्होंने मुस्लिम धर्म की भावनाओं को फिर से प्रचार प्रसार करने के लिए और पाश्चात्य संस्कृति को मिटाने के लिए ही वहाबी आंदोलन की शुरुआत कहां पर की थी? पटना में की थी। कब की थी? 1920 में की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा पटना। नेक्स्ट, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? कल ही मैंने बताया था कि पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? तो करम शाह थे। कौन थे? करम शाह थे। करम शाह ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन आगे चल के इसका जो बेटा आया टीपू मीर, ठीक है, तो करम शाह का जो बेटा आया आगे चलकर उसने इसका नेतृत्व संभाला। तो आगे चलकर इसका नेतृत्व किसने किया था? टीपू मीर ने किया था। बंगाल वाले क्षेत्रों में हुआ था। बंगाल के जो कृषक थे उन पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ गया था। तो जमींदारों के अत्याचार को कम करने के लिए, ठीक है, इन्होंने कौन से आंदोलन की शुरुआत की थी? तो पागलपंथी या पागलपंथ आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके जो मेन नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? करम शाह थे। कौन थे? करम शाह थे। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, करम शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? बताइए क्या हो सकता है आंसर? चलिए बताइए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बुद्धा भगत, बुद्धा भगत या जतरा भगत के द्वारा 1831-32 में कोल विद्रोह का संचालन किया गया था। क्योंकि कोल जो जनजाति थी कहीं ना कहीं झारखंड वाले क्षेत्रों में रहती थी, तो क्या हो जा रहा था कि कोल जनजाति के ऊपर अंग्रेजों का दबाव है वो बढ़ते जा रहा था। इनकी भूमि को हथिया लेते थे। इनकी जो पारंपरिक शैली है, इनकी जो धार्मिक संस्कृति है आदिवासियों की, कोल जनजाति की, उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे थे अंग्रेज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अंग्रेजों से बदला लेने के लिए इन्होंने इस आंदोलन का संचालन किया। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है उसने किसने किया था? तो यहाँ पर किया था बुद्धा भगत एवं जतरा भगत ने। किसने किया था? बुद्धा भगत एवं जतरा भगत ने। तो हमारा आंसर हो जाएगा बुद्ध भगत या बुद्धा भगत भी आप इसको बोल सकते हो। लेकिन हमारे पास तो यहाँ पे जतरा भगत भी दिया है ना, तो हमारे पास तो यहाँ पे दोनों आंसर सही होगा, दोनों आंसर सही होगा। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ एक ही आंसर दिया रहेगा, बुद्धा भगत एवं जतरा भगत दोनों ने किया था, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया जाएगा जी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। जोआ भगत नहीं है, जतरा भगत नहीं है, जोआ भगत है जी, जोआ भगत, जोआ भगत एवं बुद्ध भगत। तो जोआ भगत एवं बुद्ध भगत ने इस आंदोलन का संचालन किया था। जतरा भगत नहीं है, तो ठीक है, ठीक ऑप्शन दिए है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। जोआ भगत एवं बुद्ध भगत ने कोल विद्रोह का संचालन किया था। जतरा भगत नहीं है, सिर्फ जोआ भगत है। तो कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? आंसर बता देंगे क्या हो सकता है। मुंडा विद्रोह का जो नेता है वो कौन है, ठीक है। देखो, मुंडा विद्रोह को हम उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, उल गुलान विद्रोह, ठीक है। कौन से विद्रोह के नाम से जानते हैं? उल गुलान विद्रोह, उल गुलान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। और इसका नेता कौन है? बिरसा मुंडा है, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था। आप सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा को भगवान बिरसा मुंडा ऐसे नाम से पुकारा जाता है। और ये जो विद्रोह हुआ था ये भी हुआ था झारखंड में, क्योंकि इनकी धार्मिक भावनाओं को, इनके आदिवासी जो क्षेत्र है उन पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इस आंदोलन का संचालन किया गया था। 1899 से 1900 के मध्य में इस आंदोलन की शुरुआत की थी बिरसा मुंडा ने। कहाँ की थी? झारखंड वाले क्षेत्रों में की थी। कब हुआ था ये आंदोलन? 1899 से 1900 के मध्य में हुआ था। और इसको बोला जाता है उल गुलान विद्रोह,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो मुंडा विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो ध्यान दीजिएगा कौन सा विद्रोह जो है वो महाराष्ट्र में घटित हुई थी। तो आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति निवास करती है। कोल विद्रोह तो कहीं ना कहीं झारखंड में हुई थी, रंपा विद्रोह इधर आंध्र प्रदेश में हुआ था, संथाल विद्रोह भी झारखंड बंगाल वाले क्षेत्रों में हुआ था। तो हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास भील ही बच गया है। और कहीं ना कहीं भील जो जनजाति है वो राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में ही निवास करती है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो तो भील ही है। तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? हमारा आंसर भील होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भील ही होगा, है ना। तो आंसर होगा भील। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया था, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। इनका कार्यकाल 1773 से 1885 तक था। किनका? वॉरेन हेस्टिंग का। सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनकर कौन आया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बनकर कौन आया था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल बना दिया गया था, ठीक है। और बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो वॉरेन हेस्टिंग ही था। लेकिन गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको बंगाल का गवर्नर जनरल सभी चीज़ों में डिफरेंस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमको पूछा जा रहा है कि महाभियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। किस पर चलाया गया था? वॉरेन हेस्टिंग के ऊपर चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज तो हम लोग थोड़ा बहुत गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे, ताकि ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड कर्जन ने, विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड कैनिंग ने। ये लॉर्ड है ना, यहाँ पे लॉर्ड लिखा गया है, ये लॉर्ड है, कैनिंग है, ये बेंटिक है। कौन है? बेंटिक, विलियम बेंटिक। तो आप जानते हैं कि हमारे जो प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने सुधार आंदोलन में सबसे पहले काम किया है, इसलिए इनको बोला जाता है सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। क्या बोला जाता है? सुधार आंदोलन का प्रवर्तक। साथ ही साथ इन्हें बोला जाता है नव प्रभात का तारा। ठीक है, क्या बोला जाता है? नव प्रभात का तारा। अगर हम राजा राम मोहन राय की बात करें तो 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और जो ब्रह्म समाज था एकेश्वरवाद पर बल देता था। और एकेश्वरवाद क्या है? कि एक ही ईश्वर पर विश्वास करना। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इन्होंने समाज में नारियों की शिक्षा के लिए अथक प्रयास किए। साथ ही साथ इन्होंने सती प्रथा को बंद करवाया। सती प्रथा नामक कानून लाया गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के साथ मिलकर। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय वह प्रसिद्ध समाज सुधारक थे जिन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को बंद करवाने के लिए कानून लाया था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1829 ईस्वी में सती प्रथा के लिए कानून लाया गया था। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से ये कानून लाया गया था। और किसने पाबंदी लगाई थी? तो विलियम बेंटिक ने पाबंदी लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? विलय की नीति क्या हो सकता है? इसको कई प्रकार से पूछा जाता है। विलय जली, हेस्टिंग, डलहौजी या क्लाइव। तो विलय की नीति क्या है? कैसा क्वेश्चन है? किसी को समझ में आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं।
क्या है विलय की नीति? देखो इस क्वेश्चन को कई तरह के प्रारूप बना के पूछा जा सकता है। मैंने इसमें बताया था, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यहाँ पे बोला जा रहा है विलय की नीति। क्या बोला जा रहा है? विलय की नीति। और एक और है इसका डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति। कई प्रकार से तरह तरह के नाम देकर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। तो विलय की नीति किसने क्रियान्वित की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित की थी। क्या होता था कि जिस भी राजा महाराजा के स्वयं के पुत्र नहीं होता था, तो वैसे राजा महाराजा के जो शासन है उसको अधिग्रहण कर लिया जाता था, उसके शासन पर उसके राज्य को कैप्चर कर लिया जाता था और उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाता था। तो ये जो सिद्धांत था उसको किसने लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। अगर किसी भी राजा का स्वयं का पुत्र नहीं होगा तो उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि झांसी की महारानी का पुत्र था जिसका नाम था गंगाधर राव, वो उसका दत्तक पुत्र था। झांसी की महारानी ने उसको गोद लिया था, वो उनके स्वयं का पुत्र नहीं था। तो इसी तरह से झांसी को भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, सतारा को भी मिला लिया गया था, अवध को भी मिला लिया गया था। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनको अंग्रेजी साम्राज्य में लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो आपको बताना है सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का शिकार कौन सा राज्य हुआ था? झांकी लिखा गया, वो झांसी है, सतारा है, करौली है या संबलपुर? तो आपको बताना है क्या हो सकता है सबसे पहला शिकार। ये झांसी है। क्या है? झांसी। लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था हड़प नीति के तहत? ठीक है। और अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर मिलाया था अंग्रेजी साम्राज्य में। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया था, ठीक है। कुशासन मतलब बुरा शासन का आरोप लगाया था कि अवध में जो शासन का संचालन किया जा रहा है वो बहुत ही बुरे तरीके से करवाया जा रहा है जो प्रजाहित में नहीं है। तो इसीलिए अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने उसे अपने राज्य में मिलाया था। तो यहाँ पर अगर हम आंसर की बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा सतारा वह राज्य था जिसको सबसे पहले डलहौजी ने अपने साम्राज्य में मिलाया था। चलो बताओ क्या होगा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति? आंसर बताइए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग्स से, डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो आंसर बताइए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को कौन कौन से नाम से जाना जाता है? क्या क्या नाम से पुकारा जा सकता है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति को? तो इसी को बोला जाता है रिंग फेंस की नीति, रिंग फेंस की नीति, या बोला जाता है गोल घेरे की नीति, गोल घेरे की नीति, है ना। सुरक्षा प्रकोष्ठ को बोला जाता है रिंग फेंस की नीति या गोल घेरे की नीति। अगर मैं इसको समझाऊं आप लोग को तो यहाँ पे एक है राज्य हमारा हो सकता है रायपुर और इसी से लगा हुआ है अभनपुर, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो राज्य है, मान लो यहाँ पे लगा हुआ है रायपुर और ये है अभनपुर। और ये जो रायपुर है ये अंग्रेजों का साम्राज्य है, ये रायपुर है ये अंग्रेजों का साम्राज्य है। और साइड से जो लगा है मान लो ये पेशवा का साम्राज्य है, मान लो ये पेशवा का साम्राज्य, आपको मानना है समझने के लिए। तो यहाँ पे जो अंग्रेज क्या करते थे कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए जो अपनी सीमाओं से लगा हुआ राज्य है उसको प्रलोभन देते हैं कि देखिए राजन हम आपके साम्राज्य की रक्षा करेंगे, उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो सैनिक हैं उसका जो सारा खर्च है उसको उठाना पड़ेगा, वहन करना पड़ेगा। तो ऐसे में कई राज्य के जो राजा रहते हैं वो मान जाते हैं कि अरे यार ये तो बहुत ही अच्छा
वो है हमारे लिए बेनिफिट का फायदा है या बेनिफिट का सौदा है। अंग्रेज तो हमारे सीमाओं की रक्षा करेंगे और बदले में सिर्फ हमें उनके सैनिकों का खर्च उठाना है। तो अंग्रेज ऐसे कर करके अपने साम्राज्य विस्तार कर रहे थे। ये एक तरह से अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की नीति थी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके वृहद रूप की बात करते हैं तो इसका जो वृहद रूप हो जाता है वो हो जाता है सहायक संधि। इसमें तो सिर्फ हमको क्या करना है कि अंग्रेजों के जो सैनिक है उसका खर्च उठाना है। लेकिन जो सहायक संधि नीति थी उसमें एक राज्य को पूरी तरह से अंग्रेज अपने कंट्रोल में किए हुए रहते हैं। इसमें तो सिर्फ सैनिकों के खर्च की बात होती है, लेकिन सहायक संधि के बहुत सारे नियम और शर्तें थे और इसी का जो वृहद रूप होता है वो रहता है सहायक संधि। तो यहाँ पे अगर आप समझेंगे तो ये है, मान लो अंग्रेजों का साम्राज्य और ये जो अभनपुर है ये पेशवा का साम्राज्य है। तो ये बोलेंगे पेशवा को, पेशवा हम आपके सीमाओं की रक्षा करेंगे, बदले में आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे सैनिकों का पूरा खर्च है वो उठाना पड़ेगा। तो ये राज्य क्या करता है कि अंग्रेजों के पूरे सैनिकों का खर्च उठाता है ना। अब जब युद्ध होगा या कोई जो राजा है वो इन पर अटैक करेगा तभी होगा ये सारी चीजें, लेकिन तब तक के लिए इनको इनका पूरा खर्च उठाना पड़ेगा। तो इस तरह से होता था रिंग फेस की नीति या गोल घेरे की नीति। ये सिर्फ अंग्रेज अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए, अपना खर्च बचाने के लिए, अपने सैनिकों का खर्च दूसरे राजा से, ठीक है, खर्च करवाने के लिए ये सारी नीति का यूज किया करते थे। तो ध्यान रखिएगा। और इसी का जो वृहद रूप है वो है सहायक संधि, रिंग फेस, इसी का नाम है गोल घेरा। गोल घेरा या इसी को बोला जाता है सुरक्षा प्रकोष्ठ। तो तीनों एक ही चीजें हैं जिनको आपको ध्यान देना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने बताया था भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग नहीं थे जी, है ना, नहीं थे। ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ध्यान रखिएगा, भारत नहीं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो थोड़ा थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है कहीं कहीं पे, तो आपको अन्यथा नहीं लेना है, ध्यान देना है। बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको असंगत युग्म की पहचान करना है और सही आंसर बताना है। तो बताइए क्या हो सकता है आंसर? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध। तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 27, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है बोल रहे हैं। तो कौन सा आंसर हमारा सुमेलित नहीं है? इस क्वेश्चन को घर में जाके अच्छे से पढ़िएगा और मुझे कल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज का जो सेशन है एमसीक्यू का हम यहीं तक रखते हैं। कल आप इसका आंसर बताते हुए, है ना, जरूर कमेंट कीजिएगा क्या हो सकता है इसका आंसर। तो कल हम फिर से मिलेंगे आपके साथ नए नए क्वेश्चन के साथ, और जो गवर्नर जनरल है उससे संबंधित और भी क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपका गवर्नर जनरल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। सभी को थैंक यू।